हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप सभी को पता है कि पॉलिटिकल साइंस की हमारी एक सीरीज़ चल रही है, उसी चीज़ को हम कंटिन्यू करते हुए आज का टॉपिक रहने वाला है हमारा संघवाद यानी फेडरलिज्म। कि संघवाद क्या होता है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो कौन से साइलेंट फीचर है जिसकी बेसिस पे हम कह सकते हैं कि भारत के अंदर जो शासन व्यवस्था है उसका जो स्वरूप है वो संघवाद का है। यानी कि हमारे संविधान में वे कौन से विशेषताएं हैं जिनके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि भारत की जो शासन व्यवस्था है वो उसका जो स्वरूप है वह संघीय स्वरूप है या एकात्मक सरकार का स्वरूप है या दोनों का मिला जुला स्वरूप है। तो इसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो संघवाद होता है उसका मीनिंग क्या होता है, यानी कि संघवाद है क्या चीज़, और जो संघात्मक सरकार जो होती है यानी कि जो फेडरल जो गवर्नमेंट होती है उसके क्या फीचर्स होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और पर एक डेफिनेशन देखते हैं प्रोफेसर डाइसी की। सबसे पहले हम यहाँ डिस्कस करते हैं कि फेडरलिज्म है क्या चीज़। तो हम देखते हैं कि जो आधुनिक युग है वो एक प्रजातंत्र का युग है और प्रजातंत्र जो शासन व्यवस्था है वो सबसे अधिक लोकप्रिय शासन व्यवस्था मानी जाती है। तो जो प्राचीन समय में क्या हुआ करता था कि नगर राज्य हुआ करते थे, यानी कि छोटे छोटे नगर राज्य हुआ करते थे। यानी कि उस समय वहाँ नगर राज्यों में जनसंख्या भी कम होती थी और क्षेत्रफल भी कम होता था। परंतु वर्तमान समय में स्थिति क्या है कि जनसंख्या में वृद्धि हो गई है, क्षेत्रफल में वृद्धि होने के कारण अब इन छोटे छोटे नगर राज्य को एक राष्ट्र राज्य कहा जाने लगा। और इन राष्ट्र राज्य को शासन व्यवस्था को सुव्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए यानी कि एक सिस्टमेटिक तरीके से चलाने के लिए इन राज्यों को कई इकाइयों में यानी कई यूनिट में बांट दिया गया है ताकि जो शासन व्यवस्था है वो मतलब बहुत ही बेटर तरीके से चल सके। इसी चीज़ को हम देखते हैं कि जो स्थानीय मामले की जो मतलब कि प्रबंध को मैनेजमेंट को जो देखती है वो स्थानीय इकाई होती है, और जो राष्ट्रीय मामले को डील करती है वो क्या कहलाते हैं, राष्ट्रीय सरकार कहलाती है। यानी कि जो राष्ट्रीय मामले को यानी सेंट्रल गवर्नमेंट जो केंद्र के जो सारे मैटर वगैरह को डील करता है उसे क्या कहा जाता है, राष्ट्रीय सरकार कहा जाता है। तो इसी आधार पर हम डिस्कस करेंगे कि जो इकाइयाँ होती है यानी कि जो यूनिट्स होती है और जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट रहती है यानी कि जो इकाइयों की जो सरकार होती है, जो राष्ट्रीय सरकार होती है, उनके बीच में किस तरह के मतलब कि संबंध स्थापित किए जा सकते हैं। तो उसी के बेसिस पे हम देखते हैं कि सरकार के जो यानी कि जो सरकार है यानी कि जो शासन व्यवस्था है उसको दो भागों में बांटा गया है। एक होती है एकात्मक शासन व्यवस्था, एक होती है संघात्मक शासन व्यवस्था यानी कि यूनिटरी सिस्टम और फेडरलिज्म यानी कि फेडरल सिस्टम यानी कि यूनिटरी गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट। तो यहाँ हम डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं कि जो संघवाद है क्या चीज़। तो अगर संघवाद की बात की जाए तो सबसे पहले दोनों के अंदर डिफरेंस बताते हैं, एकात्मक शासन व्यवस्था और जो संघात्मक शासन व्यवस्था होती है उसके अंदर। जब केंद्र और इकाइयों के बीच जो मतलब कि जब पूरी जो सारी जो पावर रहती है वो केंद्र सरकार के पास हो और केंद्र सरकार से राज्य सरकार अपनी शक्तियां प्राप्त करे यानी कि राज्य सरकार केंद्र सरकार के अधीन हो, तो उसे क्या बोला जाता है, एकात्मक शासन व्यवस्था बोली जाती है। और जब हम देखते हैं कि केंद्र सरकार राज्य सरकार के बीच में संविधान के मुताबिक शक्तियों का विभाजन कर दिया जाता है, यानी कि कुछ शक्तियाँ होती है वो केंद्र सरकार को सौंप दी जाती है और कुछ शक्तियाँ ऐसी होती है जो कि राज्य सरकार को सौंप दी जाती है। तो संविधान के मुताबिक एक उनके बीच में क्या कर दिया जाता है, शक्तियों का पृथक्करण कर दिया जाता है यानी शक्तियों को बांट दिया जाता है। तो उसी बेसिस पे हम उसे क्या बोलते हैं, संघात्मक सरकार बोलते हैं यानी कि फेडरलिज्म संघवाद बोला जाता है, जहां सरकार के क्या हो जाए दो या दो से अधिक स्तर पर सरकार को क्या बांट दिया, शक्तियों को दो या दो से अधिक स्तर पर बांट दिया जाता हो। जहां पे सरकार के क्या हो दो या दो से अधिक स्तर हो तो उसे बोला जाएगा संघवाद। तो इसमें हम देखते हैं कि जो संघवाद का जो निर्माण करने की अगर हम बात करते हैं कि संघवाद है उसे किस बेसिस पे भाई संघवाद को ही क्यों चुना गया, तो हम देखते हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है यानी कि जब कुछ उस समय जो संविधान निर्माता थे वो ये मानते थे कि भारतीय जो संविधान है वो पूर्ण रूप से, अगर उसकी बात करें कि भारत के संविधान के मुताबिक भारत की जो शासन व्यवस्था है वो पूर्ण रूप से संघात्मक है। यानी कि हमारे जो फेडरल गवर्नमेंट के जो फीचर्स हैं हमारी गवर्नमेंट में देखने को मिलती है भारतीय जो शासन व्यवस्था है उसमें, तो इसलिए कुछ ये मानते हैं। परंतु ये बात हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो आर्टिकल 1 है यानी हमारे संविधान का अनुच्छेद 1 में ये बताया गया है
कि भारत के संविधान में जो संघ शब्द होता है ना, उसका प्रयोग नहीं किया गया। उसके जगह मतलब राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट उसका प्रयोग किया गया, यानी कि खाली संघ शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, राज्यों का संघ उस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो उसके शब्दों में ये बात स्पष्ट क्लियर हो जाती है, मसौदा समिति के द्वारा ये बात बिल्कुल स्पष्ट क्लियर की गई है कि भारत के जो उसने बताया है कि भारत एक संघ राज्य है, यानी कि भारत के अंदर क्या है कि संघ राज्य कोई ऐसे नहीं कह सकते कि इनका जो निर्माण है वो राज्यों की पारस्परिक सहमति के द्वारा हुआ है, ऐसा नहीं, ना ही किसी समझौते के द्वारा हुआ है, नहीं, मतलब ये नहीं कह सकते कि कभी भी इन मतलब कि राज्य इकाइयों को संघ से अलग होने की मतलब अनुमति परमिशन हो कि वह अनुमति हो कि वह उनसे अलग हो सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। जैसे हम देखते हैं कि अमेरिका के अंदर संघीय सिस्टम है, फेडरलिज्म है वहाँ पे, तो वहाँ पे मतलब कि अमेरिका के अंदर टोटल 50 स्टेट है, तो उनको ये उनका सेपरेट अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है, वहाँ पे दोहरी नागरिकता का प्रावधान दिया गया है। तो सारे संघवाद के जो संघीय जो गवर्नमेंट होती है, यानी कि जो संघीय सरकार होती है, उसके जो फीचर्स होते हैं, विशेषताएं होती है, वो अपने को देखने को मिलती है अमेरिका के संविधान के मुताबिक, अमेरिका की शासन व्यवस्था में। और वहाँ की जो स्टेट है उन्हें संघ से अलग होने का, यूनियन से अलग होने का एक राइट है, परंतु भारत के अंदर ऐसा नहीं है। मसौदा समिति के द्वारा यह स्पष्ट क्लियर किया गया BR अम्बेडकर के द्वारा, जो उस समिति के अध्यक्ष थे, उन्होंने ये बात बिल्कुल क्लियर कट की थी कि ऐसा नहीं है। अब हम देखते हैं कि जो फेडरलिज्म होता है, यानी कि जो संघात्मक है, यानी कि संघवाद है, वो है क्या चीज़। वर्तमान समय में अगर हम देखते हैं तो जो सबसे ज़्यादा जो लोकप्रिय शासन व्यवस्था है वो है फेडरलिज्म। तो अगर इसकी उत्पत्ति की बात की जाए तो इसमें क्या होता है कि पहले मैं ये बताती हूँ कि फेडरलिज्म के अंदर क्या होता है कि मतलब कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार अपने अपने क्षेत्र में मतलब पूर्ण रूप से आज़ाद होकर अपना कार्य कर सकती है, ताकि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा समाज कल्याण हो सके, मतलब लोगों के हित के लिए कार्य किए जाए, और जो राज्य के नैतिक निर्देशक तत्व है, उनके जो सिद्धांत है उनको प्राप्त किया जाए, उनके जो लक्ष्य निर्धारित कर रखे। भारत के संविधान में संघीय सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची के आधार पर शक्तियों का विभाजन किया गया है। तो इसी में हम देखते हैं कि जो फेडरलिज्म है, इस शब्द की जो उत्पत्ति हुई है, यानी कि इसको अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, फेडरेशन कहते हैं, फेडरेशन या फेडरल कह सकते हैं। इस शब्द की जो वास्तविक उत्पत्ति हुई है वो लैटिन भाषा के जो शब्द है, लैटिन भाषा का जो शब्द है फोर्डस, उससे लिया गया है, जिसका अर्थ होता है संधि या समझौता। इसमें क्या होता है कि संघ सरकार के द्वारा किया जाता है कि कुछ राज्यों का एक ऐसा, मतलब संघ सरकार के द्वारा कुछ राज्यों का एक ऐसा स्थायी संगठन बनाया जाता है, जिसके माध्यम से क्या करती है कि एक समझौते के आधार पर, जिसमें दो या दो से अधिक स्वतंत्र कुछ राज्य आपस में आपसी सहमति द्वारा एक संघ का निर्माण करते हैं, और अपने उद्देश्य, बाकी उद्देश्यों के जो उसके शेष उद्देश्य हैं उसके माध्यम से प्राप्त करने का क्या किया जाता है, प्रयास किया जाता है। तो उसी के आधार पर हम देखते हैं, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में अगर मैं बताती हूँ तो जिसमें केंद्र और राज्य सरकार के बीच में शक्तियों का विभाजन कर दिया जाता है। पूर्ण शक्ति किसी एक अंग के अंदर, मतलब एक स्तर पर मतलब नहीं दी जाती, जैसे कि भी पूर्ण रूप से हम कह सके कि केंद्र सरकार ही पावरफुल रहती है, ऐसा नहीं है। कि कई बार ऐसा होता है कि कई बार नहीं, वास्तविकता तो यही है कि भारतीय संविधान में हम देखते हैं कि भारतीय संविधान की जो शासन व्यवस्था की अगर बात की जाए तो उसमें ज़्यादातर जो झुकाव है वो एकात्मक शासन व्यवस्था, यूनिटरी सिस्टम की तरफ हमने ज़्यादा अपने को देखने को मिलता है, परंतु कुछ संघात्मक सरकार की भी फीचर्स यानी कि लक्षण अपने को देखने को मिलते हैं। तो यहाँ प्रोफेसर डाइसी ये कहती हैं कि ये एक राजनीतिक ढांचा है, एक प्रकार की, यानी कि शासन व्यवस्था को चलाने के लिए तो किया जाता है, इसलिए इसे बोला जाता है कि एक राजनीतिक ढांचा है, जिसका उद्देश्य क्या रहता है कि राष्ट्रीय एकता और राज्य के अधिकारों की सुरक्षा के बीच मेल बनाए रखना। मेन पर्पस क्या होता है कि राष्ट्र के अंदर, यानी कि जिन संघ का निर्माण, जिन इकाइयों के माध्यम से एक संघ का निर्माण किया गया है, क्योंकि छोटी छोटी क्या होती है, इकाइयां होती हैं, उनकी छोटी छोटी संघ होती है और एक बड़े संघ का निर्माण करती है। उनकी अपनी मतलब सोवरेनिटी होती है, संप्रभुता और स्वतंत्रता होती है, ताकि उस चीज़ को लंबे समय तक कायम रखा जा सके, यानी कि जितने संघर्ष, लंबी लड़ाई के बाद जो आज़ादी, जो सोवरेनिटी यानी संप्रभुता जो स्थापित की है, उसको कंटिन्यू आगे रखा जा सके। इसलिए क्या किया जाता है, एक संघ का निर्माण किया जाता है, यानी कि एक राष्ट्र एकता बनाया
बनाए रखने के लिए और उन राज्यों के अधिकारों की, यानी कि जो इकाइयां इसमें शामिल हुई है उनके अधिकारों की सुरक्षा और उनके बीच आपसी मेल बनाए रखना, यानी कि सभी के बीच में एक आपस में एक कम्युनिकेशन, एक मेल बनाए रखना, यानी कि एक ऐसा मतलब रिलेशन, संबंध स्थापित करना ताकि वो एक अपने आप में एक दूसरे से जुड़ाव महसूस करे, राष्ट्र एकता बनी रहे। तो प्रोफेसर डाइसी ने ये डेफिनेशन दी है कि जो संघवाद होता है वो क्या चीज़ होती है। तो हम देखते हैं कि भारतीय जो अगर संविधान की अगर बात की जाए कि जो भारतीय संविधान है उसने संघवाद को क्यों अपनाया, मतलब कि भाई हमने जो ये फेडरलिज्म जो सिस्टम है गवर्नमेंट का वो इसको हमने क्यों चुना, उसके पीछे यानी कि क्या रीज़न है जिसके आधार पर हमने देखा। तो इसमें देखते हैं कि जो संघीय शासन प्रणाली है वो मतलब कि संविधान निर्माता यही चाहते थे कि केंद्र सरकार जितनी हो सके उतनी स्ट्रॉन्ग बने, यानी कि अगर केंद्र सरकार मजबूत रहेगी तो क्योंकि हमारा इस टाइप से एक ऐतिहासिक अनुभव भी रहा है, ऐतिहासिक अनुभव के आधार पर हम देखें तो जब जब भारत में केंद्र सरकार कमज़ोर पड़ी है तब तब विदेशी आक्रमण का क्या करना पड़ा है, भारत को सामना करना पड़ा है। तो जिसके कारण क्या होता है कि मतलब कि हम देखते हैं भारत की शासन व्यवस्था, केंद्र सरकार जब कमज़ोर थी तो अंग्रेजों ने भारत पे शासन किया और मुगलीय शक्ति जब कमज़ोर हुई तभी मतलब कि सरकार की स्थिति जब सबसे डाउन हुई तभी ब्रिटिश शासन व्यवस्था भारत में स्टार्ट हुई थी, यानी कि भारत में मतलब ब्रिटिश शासन व्यवस्था का आगमन हुआ था। तो इसलिए हम देख सकते हैं कि एक राष्ट्र के निर्माण करने के लिए, एक राष्ट्र की एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार को मजबूत होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हमारा ऐसा एक ऐतिहासिक अनुभव भी रहा है। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत ने इस आधार पर यानी कि कुछ ऐसे रीज़न है जिसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि संघीय व्यवस्था के माध्यम से केंद्र सरकार है उसको एक एक शक्तिशाली संघ बनाने का मतलब एक शक्तिशाली संघ बनाने का प्रयास किया जाता है ताकि केंद्र सरकार ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, ताकि जो शासन व्यवस्था है उसको सुचारू ढंग से मतलब एक सिस्टमेटिक तरीके से एक व्यवस्थित रूप में क्या किया जा सके, चलाया जा सके। उसके बाद क्या रहता है कि दूसरा रीज़न था कि भारत की एक अखंडता को खतरा था, क्योंकि भारत को जब आज़ादी के बाद भारत जब आज़ाद हुआ तो भारत में 565 देशी रियासतें थी। तो उन देशी रियासतों को भारत में उनका विलय करना, उनके बीच में एक मतलब छोटे छोटे जो रियासतें से उनसे मिलाकर एक अखंड भारत बनाना, इस चीज़ को कायम रखना ताकि किसी भी आधार पर अखंड भारत का जो सपना संविधान निर्माता ने देखा था वो टूट ना जाए और एक अखंड भारत कायम रहे। इसलिए भी मतलब कि केंद्र सरकार को कुछ महत्वपूर्ण शक्तियां देना बहुत ज़्यादा जरूरी था, जो कि मतलब संघवाद शासन व्यवस्था के माध्यम से ही किया जा सकता था। इसीलिए हमने इसको मतलब कि संघवाद शासन व्यवस्था को चुना। उसके बाद में कुछ आर्थिक और सामाजिक उन्नति के मतलब कि शक्ति हमने देखा कि कुछ सामाजिक और आर्थिक स्तर पर अगर हमें प्रोग्रेस करनी है यानी उन्नति करनी है तो इसलिए केंद्र सरकार को मजबूत होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि केंद्र सरकार के माध्यम से ही कुछ योजनाएं वगैरह स्टार्ट की जाती है जिसके आधार पर जो देश में जो गरीबी बेरोजगारी फैली हुई है या धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर जो भी भेदभाव किया जाता है उस चीज़ को मतलब कि दूर किया जा सके और एक कल्याणकारी योजनाओं का क्या किया जा सके, निर्माण किया जा सके। तो ये भी एक रीज़न रहा है। उसके बाद में एक शक्तिशाली केंद्र की स्थापना करना, ये भी मतलब उस समय एक मतलब शक्तिशाली केंद्र की स्थापना करना उस समय की परिस्थितियाँ ही ऐसी थी कि उस समय की एक मांग भी थी कि हम ऐसी मतलब की स्थापना करें, ऐसे गवर्नमेंट सेंटर गवर्नमेंट बनाएं जो कि उस समय की मौजूदा परिस्थितियों से डील कर सके, उन्हें हैंडल कर सके, क्योंकि उस समय की सिचुएशन बहुत अलग थी। जब भारत देश आज़ाद हुआ तो हमारी आर्थिक और सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियाँ बहुत अलग थी। तो उस सब चीज़ों की उन समस्याओं का निवारण करने के लिए केंद्र सरकार को मजबूत बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी था। उसके अलावा हम देख भी रहे थे कि जो संघीय शासन व्यवस्था के माध्यम से जिन भी कंट्री ने इस व्यवस्था को अपना रखा है वो कंट्री काफ़ी ज़्यादा डेवलप है, उन्होंने इन समस्याओं का बहुत अच्छे से डील किया है। तो हम देख सकते हैं कि जैसे अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया में इन समस्याओं का क्या किया गया है, इन समस्याओं से निवारण करने के लिए संघवाद को क्या किया गया, संघवाद शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। उसके अलावा अगर हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं तो भारतीय
जब भारत देश जब आज़ाद हुआ तो उस समय कुछ रियासतों की भी जो समस्याएं थी उसको भी हल करना था। तो ऐसे में केंद्र सरकार को मजबूत बनाना यानी कि संघवाद शासन व्यवस्था को, संघीय शासन व्यवस्था को चुनना भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी था। तो इसके लिए भी कुल मिलाकर ये कह सकते हैं। और उसके अलावा मतलब शक्तिशाली केंद्र की परंपरा कि हमने देखा है कि एक शक्तिशाली केंद्र की परंपरा भी कंटिन्यू चल रही थी। 1935 के एक्ट से पहले ऐसा था, परंतु 1935 के एक्ट के बाद प्रांतीय स्तर पर भी कुछ शासन व्यवस्था को चलाया गया, परंतु उसके बावजूद भी केंद्र सरकार को ही शक्तिशाली रखा गया ताकि शासन व्यवस्था एक सिस्टमेटिक तरीके से चल सके और राष्ट्र के जो भी राष्ट्र के हित में जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उनको प्राप्त किया जा सके। थैंक यू फ्रेंड्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इसके अलावा कि जो संघात्मक सरकार के लक्षण क्या आते हैं, यानी कि फेडरल जो गवर्नमेंट है उसको ये क्या मतलब कि फीचर्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसके रिगार्डिंग यानी कि फेडरलिज्म के कौन से अपने को फीचर्स देखने को मिलते हैं, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स।